सर्वधर्म समभाव और हिंदू धर्म पर बापू ने 12 जून 1947 की प्रार्थना सभा के बाद अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, या तो यहूदियों की सिनेगॉग है, या तो ख्रिस्तियों का गिरजाघर है, और या तो सिखों का गुरुद्वारा है। सबकी रक्षा और सबके लिए आदर इतना ही होगा जितना हिंदुओं का मंदिर है उसका। और वहाँ भी जो जंगली माने जाते हैं उनके लिए भी इतनी ही जगह, उनके लिए इतना आदर देने वाला है जितना एक ऊंचे में ऊंचा वो कास्ट हिंदू में माना जाए इतना। उसके माने ये हो गए कि इसमें हिंदू धर्म में, सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआछूत को, एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीज़ों को स्थान नहीं रह सकता है। उसमें सर्वधर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो शायद भूगोल का विषय नहीं है और विषय से थोड़ा हट करके है, लेकिन जिस तरह हमारे देश में एक नई प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, इतिहास के ऊपर कुछ नए दृष्टिकोण निकल करके सामने आए, उभर करके सामने आए हैं। आज सावरकर, वीर सावरकर की चर्चा हो रही है, आज नाथूराम गोडसे की भी चर्चा हो रही है, अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो वैचारिक मतभेद थे उनकी चर्चा हो रही है, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच जो वैचारिक सामंजस्य था और वैचारिक मतभेद था उन पे चर्चा हो रही है। आज 21वीं सदी में जब हमारा देश नए परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, लोकतंत्र, संविधान, भारत की पुरातन संस्कृति, भारतीय राष्ट्रवाद, ऐसे तमाम विषयों पर नए विचार उभर कर सामने आ रहे हैं और स्वस्थ चर्चाएं हो रही हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि एक प्राध्यापक होने के नाते, राष्ट्र का एक सजग नागरिक होने के नाते अपने छात्रों के साथ इस ज्वलंत विषय पर और एक जिसे बोलते हैं कालजयी विषय पर चर्चा करना मुझे लगा अधिक समाचीन होगा। मैंने इस पे कुछ कोशिश की है और मेरा विषय है महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी तक की वैचारिक यात्रा, वर्तमान प्रासंगिकता। मतलब महात्मा गांधी जिस नाम से हम परिचित होते हैं 1915 के बाद भारतीय राजनीति में, लोग प्यार से बापू की संज्ञा देते हैं, राष्ट्रपिता की संज्ञा देते हैं। पूरा राष्ट्र जिनके एक आह्वान पर खड़ा हो जाता है, उन महान व्यक्तित्व के व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हुआ और वर्तमान में उनकी जो प्रासंगिकता है वो क्या है। तमाम नए विचारों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनमानस में, भारतीय राजनीतिक चेतना में और आने वाले भारत में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता क्या होगी, इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। और मुझे लगा कि इस विषय पर चर्चा करना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। मैं शुरुआत यहीं से करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी के बारे में आइंस्टीन का बड़ा ही प्रसिद्ध कथन है कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर भरोसा नहीं करेंगी कि हाड़ और मांस का बना हुआ एक ऐसा भी पुतला इस धरती पर आया था। हमने गांधी को नहीं देखा है, हमने तस्वीरों में उनको देखा है, किताबों में उनके विचारों का आस्वादन किया है, हमने गांधी की आलोचनाएं सुनी हैं, हमने गांधी की समालोचनाएं सुनी हैं, हमने सुना है कि भारत की आजादी एक बड़ी औपनिवेशिक सत्ता से महात्मा गांधी ने कैसे सत्याग्रह के माध्यम से, सविनय अवज्ञा के माध्यम से, सत्य और अहिंसा के माध्यम से कैसे भारत को आजादी दिलाई। आज फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दौर है और मुझे लगा कि इस दौर में हम अपने महात्मा को, अपने राष्ट्रपिता को कहां तक समझ पाए, या हमारे आने वाला छात्र, हमारे आने वाली पीढ़ी कहां तक समझ पाएगी।
इस पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक होगा। और ये सोच करके मैं इस चर्चा को मैं गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर ही करना चाहता था, लेकिन कुछ अपनी व्यस्तताएं थी और कुछ कलेक्शन भी करना था, मुझे खुद भी गहनता से अध्ययन करना था, तो इन तमाम चीजों के कारण मैं समय पे नहीं दे पाया इस वीडियो को। लेकिन अब हम लोग आज इस पे जो है चर्चा करेंगे। जैसा आप जानते हैं, मैं अनिल कुमार, सहायक प्राध्यापक भूगोल विभाग, दयानंद सुभाष नेशनल कॉलेज उन्नाव। आज इस वैचारिक यात्रा में आपको थोड़ा सा कुछ अलग मैंने एक प्रयोग किया है कि गांधी जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा नई पीढ़ी को पता चले। कुछ तथ्यात्मक जानकारियां भी मैंने दी हैं। गांधी जी के जीवन से संबंधित कुछ फोटोग्राफ्स भी मैंने कलेक्ट किए हैं, वो भी मैं आपके तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और तमाम चीजों के साथ मैं अपनी बात को शुरुआत करता हूं। ये शुरुआत मैंने की है, ये महात्मा गांधी जी का उनकी माता जी के साथ पिक्चर है, चित्र है। और ये चित्र, दूसरा चित्र लगभग उनकी 7 से 8 वर्ष की अवस्था का है। और इसी के साथ मैं शुरुआत करूंगा कि महात्मा गांधी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय क्या था। अगर संक्षिप्त जीवन परिचय की हम बात करें तो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और जिन नामों से इनको जाना जाता है, राष्ट्रपिता, बापू, महात्मा और गांधी जी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, पिताजी करमचंद गांधी थे। क्योंकि जिस क्षेत्र से आते थे वहां पर पुत्र के नाम के साथ पिता का नाम जोड़ा जाता था। इनका मौलिक नाम मोहनदास था और पिता का नाम इनके करमचंद गांधी था, इसलिए महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी रखा गया। 1883 में इनका विवाह हुआ, मई 1883 में, और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा माखन जी था। शिक्षा बारिस्टर, जिसको समय लॉ ग्रेजुएट कहा जाता था, 1891 में उन्होंने हासिल की। इनके 4 पुत्र थे, मणिलाल, हरिलाल, रामदास और देवदास। और इनका निधन 30 जनवरी 1948 एक हिंदू उग्र युवक के द्वारा, जिसका नाम नाथुराम गोडसे था। वो महात्मा गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं था और उस असहमति को स्वर देने के लिए या उस असहमति के आधार पर उसने महात्मा गांधी की हत्या की, जो कि मुझे लगता है आजाद भारत का सबसे पहला आतंकवादी कृत्य था। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक ऐसे महापुरुष की हत्या उन्होंने की जिनके बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर भरोसा नहीं करेंगी कि हार और मांस का बना हुआ एक ऐसा पुतला भी धरती पर आया। तो हम लोग आगे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि उनके जो उपनाम थे, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा, बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा, मलंग बाबा खुदाई खिदमतगार के नाम से जाने जाते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्होंने कहा, शेख मुजीबुर रहमान ने इनको जादूगर कहा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर या आधा नंगा फकीर कहा, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, कि महात्मा गांधी को सदी का पुरुष कहा। मेरा एक पहला मैं आपको बताना चाहता हूं कि चूंकि इस पूरे लेक्चर के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट है गांधी जी का वैचारिक विश्लेषण करना और एक पार्ट वो है जो उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि गांधी जी से संबंधित जो सामान्य तथ्य हैं, जो नए विद्यार्थी हैं उनको वो तथ्य भी पता होने चाहिए। तो पहले पार्ट में भी हम लोग चल रहे हैं। ये एक पिक्चर है, 14 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी, काठियावाड़ के हाई स्कूल में उनकी एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है। मुझे मिली तो मुझे लगा कि हमें इसको देखना चाहिए। अगर शिक्षा और कैरियर की बात करें तो 1887 ईस्वी में इन्होंने हाई स्कूल पास किया और कानून की पढ़ाई के लिए बंबई से इंग्लैंड गए और 1891 में उन्होंने बैरिस्टर की यानी लॉ ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की। शुरुआत में गांधी जी ने अपनी खुद की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में लिखा हुआ है
कि इन्होंने राजकोट में यानी गुजरात में और मुंबई में वकालत शुरू की, अपना लॉ का बिजनेस शुरू किया, किंतु वो सफल नहीं हुए। और इसी दौरान दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यापारी थे अब्दुल्ला, उन्होंने अपने मुकदमे की पैरवी के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका आमंत्रित किया और 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। यहीं पे मैं बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी एक बहुत अच्छे वक्ता जिसको कहा जाए वो नहीं थे। महात्मा गांधी का वक्तव्य या उनकी भाषण कला, उनका कौशल उनके कर्म किससे उत्पन्न हुआ था। और महात्मा गांधी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि बहुत अच्छे कुशल वक्ता ना होने के बावजूद भी जब राष्ट्रपिता बोलते थे तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, पूरा भारतीय जनमानस, आम आदमी तक उनको सुनता था और उनके एक आह्वान पर लोग खड़े हो जाते थे। तो महात्मा गांधी, मैं यही भी बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व है कोई एक आकर्षक चार्मिक व्यक्तित्व नहीं था। महात्मा गांधी का जो ही व्यक्तित्व था, उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में बताया कि किस प्रकार उन्होंने जो है छोटे छोटी चीजों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अप्लाई किया। और अप्लाई करने के बाद जो मैंने तो पहले ही कहा था कि महात्मा गांधी से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर के महात्मा गांधी तक की जो उनकी यात्रा है, उस यात्रा पे आज हम लोग चलेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि जब तक हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व को समझ पाना, संपूर्णता के साथ समझ पाना, उनके सभी पक्षों को समझ पाना कठिन होगा। अगर आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो महात्मा गांधी की छवि आपको कुछ दूसरी दिखाई पड़ेगी। आप भारतीय वामपंथी विचारविदों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो महात्मा गांधी की छवि आपको कुछ दूसरी दिखाई पड़ेगी। आप भारत की जो दक्षिणपंथी विचारधारा है, जिसमें हिंदू महासभा है और बहुत सारे दक्षिणपंथी संगठन है, अगर आप उनके दृष्टिकोण से देखोगे तो आपको महात्मा गांधी की छवि कुछ दूसरी दिखाई पड़ेगी। तो वही कहानी हो गई कि जब हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि 4 या 5 अंधे हाथी को देखने गए और हाथी का जो भी उसको दिखाई पड़ा, उन्होंने उस हिसाब से हाथी की व्याख्या की। तो अगर महात्मा गांधी की व्यक्तित्व को समझना है, महात्मा गांधी की वर्तमान में प्रासंगिकता को समझना है, तो महात्मा गांधी को एक व्यापक दृष्टिकोण में समझना पड़ेगा। क्योंकि तमाम आलोचनाओं के बीच एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी सभी लोग जिसका विरोध करते थे, आलोचना करते थे, लेकिन जब भी उन्होंने आह्वान किया तो सभी लोग उनके साथ खड़े हुए, पूरा भारतीय राष्ट्र उनके साथ खड़ा हुआ। तो मैं इसी पर चर्चा करना चाहूंगा कि दक्षिण अफ्रीका में जब ये गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि वहां के जो भारतीय थे, क्योंकि पहली बात तो अश्वेत थे भारतीय, दूसरा जो वहां की जो अंग्रेज सरकार थी वो भारतीयों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करती थी, भेदभाव करती थी। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसके मैं आपके साथ चर्चा करना जरूर चाहूंगा कि अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया में ये फर्स्ट क्लास का टिकट लेके जा रहे थे और रास्ते में जब ये चढ़े ट्रेन पे तो उस समय जो है अश्वेत व्यक्तियों का, ब्लैक पर्सन्स का, काले लोगों का फर्स्ट क्लास में यात्रा करना अंग्रेजों के साथ संभव नहीं था। तो अंग्रेज लोगों ने इनको जो है पीटर मारिट्सबर्ग नाम का एक रेलवे स्टेशन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, वहां पर इनको जो है ट्रेन से उतार दिया गया स्थानीय पुलिस की मदद से। गांधी जी ने वहीं पीटर मारिट्सबर्ग के स्टेशन पे अपना पूरी रात गुजारी। और ये रात, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा हुआ है कि उनके जीवन में जो जिसे हम कहते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन इसी घटना से हुआ। और इसके बाद उन्होंने जो है जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ जो भेदभाव हो रहा था, जो दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा था, उसके खिलाफ या उसके विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन की विचारधारा उन्होंने यहीं से उत्पन्न हुई। और इसी क्रम में 1894 में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1904 में इन्होंने जो है साउथ अफ्रीका में ही फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1910 में टॉलस्टॉय पार्टी की स्थापना की। और सबसे पहले जो जिसे हम सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला प्रयोग कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने 1906 में किया। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब दक्षिण अफ्रीका से ये बाहर
वापस आए वहां पे सफलतापूर्वक अपने आंदोलन को संचालित करने के बाद, और 9 जनवरी 1915 को मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे, तो उनका स्वागत करने के लिए एक भारतीयों का एक बड़ा हुजूम खड़ा था। और आज भी भारत सरकार दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी के वापस लौटने की जो तिथि थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और भारतीय जहां जहां पर भी हैं, प्रवासी भारतीय उनको बुला करके भारत की राष्ट्रीय समृद्धि में उनका क्या योगदान हो सकता है, और इन तमाम विषयों पर चर्चा की जाती है, इनको सम्मानित किया जाता है। तो ये कुछ तथ्य थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। कुछ फोटोग्राफ से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। गांधी जी के जीवन के कुछ फोटोग्राफ्स हैं, मुझे लगता है आपको देखना चाहिए। अगर हम राजनीतिक जीवन की बात करें तो 1915 में भारत वापस लौटने के बाद 1916 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में, वर्तमान में जो गुजरात राज्य है वहां के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। और ये साबरमती आश्रम भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और यहाँ पर उस समय जो महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व थे गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी जी उनके संपर्क में आए और उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर महात्मा गांधी 1916 से लेकर के उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, पूरे भारत को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश की। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान, तो सबसे पहला आंदोलन था 1917 का चंपारण सत्याग्रह था। ये आपको मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण इनका योगदान था 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। और यहीं पर गुजरात के खेड़ा जिले में भी इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया। ये तथ्य मैंने आपको इसलिए दिखाने की कोशिश की है कि ताकि जो नए विद्यार्थी हैं उनको चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, ये चित्र है महात्मा गांधी का। खिलाफत आंदोलन 1920 से लेकर 1922 का, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 का, और ये तमाम आंदोलनों के बारे में उनको पता चलेगा। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था 1920 से लेकर के 1922 का, 1 अगस्त 1920 से इन्होंने प्रारंभ किया असहयोग आंदोलन। और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बातें थी कि अगर एक बड़ी सत्ता का विरोध करना है, अंग्रेज सत्ता या ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की अगर बात की जाए तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजों के साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता था। तो सूरज नहीं डूबने का मतलब यह था कि चूंकि हमारी पृथ्वी गोल है और ब्रिटिश आइलैंड से लेकर के ईस्ट के आइलैंड तक अंग्रेजों का साम्राज्य था, तो अंग्रेजों के साम्राज्य में जहां जहां पर अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजी औपनिवेशिक विस्तार था, अंग्रेजों का साम्राज्यवादी विस्तार था, वहां पर कहीं ना कभी किसी न किसी समय सूर्य उदित हुआ करता था। इसलिए कहा जाता था कि अंग्रेजों के साम्राज्य में सूरज तक नहीं डूबता था। और भूगोल में हम लोगों ने पढ़ा है कि महान का समुद्री शक्ति का सिद्धांत है। महान का समुद्री शक्ति का सिद्धांत ये कहता है कि जो उस दौर में 19वीं सदी में 20वीं सदी में जो समुद्र के ऊपर, समुद्र की लहरों पर शासन करता था, वो पूरे विश्व पर शासन करता था। तो एक बड़ी, मेरा कहने का मतलब ये था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति दुनिया की एक बहुत बड़ी शक्ति थी। ब्रिटिश उस समय विश्व की महाशक्ति थी और ऐसी महाशक्ति के विरुद्ध हथियारबंद आंदोलन ना करके महात्मा गांधी ने आंदोलन के, या महात्मा गांधी ने जो प्रतिरोध की जो नई रणनीति अपनाई, और उस रणनीति का नाम था असहयोग आंदोलन या असहयोग, जिसमें
करना देना, विदेशी कपड़ों के स्थान पर हाथ के बने खादी कपड़ों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना, छुआछूत का परित्याग करना, पूरे देश को कांग्रेस जो एक वैचारिक आधार था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, एक सेंट्रलाइज्ड आइडिया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक साथ खड़ा करने का, हिंदू मुस्लिम एकता की बात इन्होंने कही। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, पहले कहा गया कि खादी कपड़ों के साथ साथ जो भारत में बनी हुई वस्तुएं थी, क्योंकि औपनिवेशिक जो अर्थव्यवस्था थी उसके लिए विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना खाद पानी का काम करता था, उनको संबल प्रदान करता था। तो महात्मा गांधी ने उस व्यवस्था पर आर्थिक चोट करने के लिए स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग की बात कही, अहिंसा पर बल दिया। जो सरकार ने कानून बनाए थे उनका शांतिपूर्ण तरीके से उनका अवज्ञा करना, उनका पालन न करना, मध्य बहिष्कार करना, ये तमाम सारे जो है योगदान थे। बहुत सारे जो उपाय थे, टूल्स थे, उपकरण थे जिनका प्रयोग करके 1920 से लेकर के 1922 के मध्य महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी में एक घटना हो गई और उस घटना से व्यथित होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब जो गांधी के आलोचक हैं ये मानते हैं कि जब इस विषय पर महात्मा गांधी की आलोचना सुभाष चंद्र बोस ने भी की, जवाहरलाल नेहरू ने भी की, बहुत सारे जो उस समय मेन स्ट्रीम के लीडर्स थे उन्होंने महात्मा गांधी की आलोचना की कि जब आंदोलन अपने पूरे आवेग में था, पूरा भारत एक साथ मुस्लिम ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ खड़ा था, उस समय आंदोलन को वापस लेना एक राष्ट्रीय आपदा की से कम नहीं था। लेकिन महात्मा गांधी का एक मोटा मोटा जो वैचारिक आधार मैंने पहले ही बताया था कि महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर के महात्मा गांधी की जो यात्रा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जो भी अवधारणाएं या जो भी उपकरण अपने जीवन में अपनाने के बाद ही लोगों को जो है उससे प्रेरित किया। तो महात्मा गांधी क्या मानना था कि हमारा जो आंदोलन है वो अहिंसा पर आधारित है और किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे वो दैहिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, किसी प्रकार की हिंसा का हम प्रयोग नहीं करेंगे। एक आम व्यक्ति के लिए बहुत आसान चीजें हो सकती हैं, लेकिन महात्मा गांधी के लिए एक जीवन दर्शन था और इस जीवन दर्शन को उन्होंने पूरे जीवन में जिया। इसको आप या हम कोई भी शब्द के साथ बगैर व्यवहारिक विषयों पर या व्यवहारिक पहलुओं पर विचार किए बगैर इसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन गांधी के लिए उनका जीवन दर्शन था और ऐसा जीवन दर्शन था जिसके पालन के लिए उनको एक बार नहीं कई बार उनको आलोचना का शिकार होना पड़ा और यहां तक कि उनको स्वयं के जो है जीवन की भी हानि करनी पड़ी। इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो गांधी का जो जीवित हम जो कहते हैं गांधी के जो वैचारिक आधार था वो था अहिंसा, और अहिंसा का पालन नहीं किया भारतीय जनता ने और इसलिए जो 1922 में उन्होंने चौरा चौरी की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कुछ चित्र मैंने बताया था, मैं आपको आप इसको देख सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको गांधी की जो वैचारिक गांधी के जो जीवन के तमाम इवेंट्स हैं, जो तमाम घटनाएं हैं, गांधी जी जिन्ना जी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, गांधी जी का अपना लग्जरियस लाइफ दिखाई पड़ रही है, गांधी जी विभिन्न आंदोलनों के बीच दिखाई पड़ रहे हैं। तो गांधी जी के जीवन का जो यात्रा है, गांधी जी के जो है आंदोलनों की जो यात्रा है, वो चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया। उसके बाद 1930 में इन्होंने जो है सविनय आज्ञा आंदोलन, जिसको नमक आंदोलन कहते हैं, ये भी महात्मा गांधी ने 1922 के 8 साल के एक लंबे अंतराल के बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की बात कही तो तमाम मैंने बताया मेन स्ट्रीम के जो लीडर्स थे, जो नेता थे, जिसमें मुख्य रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तमाम नेता थे। उन्होंने गांधी जी की बात से सहमत न होने के बावजूद भी गांधी जी का जो आह्वान था उसका पालन किया और आंदोलन को गांधी जी के आह्वान पर वो आंदोलन से वापस हो गए। और फिर 1930 में जब महात्मा गांधी को लगा कि 1922 में जो हिंसा की गई थी उसका पर्याप्त प्रायश्चित हो चुका है,
तो 1930 में उन्होंने जो है एक नया आंदोलन खड़ा किया, जिसको नमक आंदोलन कहा गया है, जिसको सफेद नए अवज्ञा आंदोलन कहा गया। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था उनका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। और ये वो आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने अहिंसक तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य का सशक्त प्रतिरोध करने की बात कही। और गांधी जी ने इस आंदोलन में जो नारा दिया, कहा करो या मरो, डू आर डाई। तो बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने नाम मात्र की हिंसा या हिंसक या आक्रोशित या एक एग्रेसिव राजनीति विचार का प्रारंभ किया। लेकिन मेरा ये नहीं मानना है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा स्वयं के लिए दिया। गांधी का जो कहना था कि या तो हमको अपनी आजादी को प्राप्त कर लेना है या फिर हमको अपना खुद का जीवन त्याग देना है। गांधी जी ने किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को त्यागने की बात नहीं की। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बात बहुत सामान्य लगे, लेकिन स्वयं का जीवन त्याग करके किसी चीज को हासिल करना, शायद ये हमको एक महापुरुष, एक महात्मा ही सिखा सकता है, एक महात्मा ही बता सकता है। और उसके बाद 30 जनवरी 1948 को 5:17 पर बिरला हाउस में प्रार्थना करने के बाद नाथूराम गोडसे नाम के एक उग्रवादी अतिवादी हिंदू युवक ने अपने सहयोगी गोपाल दास के साथ गांधी जी को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। ये गांधी जी का हत्या के बाद का चित्र है। और नम आंखों से शायद मुझे लगता है कि समकालीन इतिहास में पहली घटना रही हो कि एक ऐसा महापुरुष जिसने अपने जीवन में व्यवहारिकता को जिया, जिसने सत्य को जिया, जिसने अहिंसा को जिया, जिसने त्याग को जिया, जिसने उपदेश देने के पहले चीजों को स्वयं पर लागू किया। हालांकि कई सारे विषयों पर इनकी आलोचना होती है, जिसमें ब्रह्मचर्य के जो उनके प्रयोग थे उन पे आलोचना होती है। लेकिन मैं उसको कोरिलेट करना चाहूंगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से या असहयोग आंदोलन से। गांधी जी का जब आप उनकी आत्मकथा, मैं चाहूंगा कि मेरे जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी इस लेक्चर्स को सुन रहे हैं, जिस लेक्चर को सुन रहे हैं, एक बार कम से कम आपको महात्मा गांधी की खुद की जो आत्मकथा है, आप चाहे उसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, या फिर आप उसको जो है हिंदी में पढ़ सकते हैं, गुजराती में मूल रूप से लिखी गई है। तो आप उसको एक बार पढ़िए, और जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे आपके संदेह हैं, बहुत सारी आपकी शंकाएं हैं, जिनको उचित जानकारी के अभाव में आपकी शंकाएं बनी रहती हैं। और आपको एक भारत के एक महान व्यक्तित्व को देखने का जो आपका नजरिया है, जो होना चाहिए एक राष्ट्रपिता के प्रति, आपका नहीं है। तो कम से कम मुझे लगता है कि आपको एक बार वो पुस्तक महात्मा गांधी की खुद की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। और अब हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी की वैचारिक यात्रा की। और हम लोग जब तैयारी कर रहे थे तो एनसीईआरटी बुक्स में सबसे पहले पन्ने पर ही लिखा होता था कि मैं तुम्हें एक जंतर देता हूं, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे, या कसौटी अपनाओ और जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो, अपने दिल से पूछो जो तुम कदम उठाने जा रहे हो या तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा, क्या उससे कुछ लाभ पहुंचेगा, क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर काबू रख सकेगा, यानी क्या उससे उन करोड़ लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त। तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त हो रहा है। वास्तविकता में जो कथन है या जो महात्मा गांधी का जो जंतर है, ये जंतर ही महात्मा गांधी की जो वैचारिक यात्रा है। और मुझे लगता है महात्मा गांधी के साथ साथ भारत के प्रत्येक नागरिक की जो वैचारिक यात्रा है, राष्ट्र के प्रति उसके जो उत्तरदायित्व है,
उन उत्तरदायित्व की व्याख्या करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्र से बड़ा नहीं होता है, कोई भी विचारधारा राष्ट्र से बड़ी नहीं होती है, कोई भी एक पक्ष राष्ट्र से बड़ा नहीं होता है। और ये सबसे, मुझे जब मैं पढ़ता हूं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, और जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लोगों या जो महत्वपूर्ण आइडियोलॉजी रही है, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं, उनका जब विश्लेषण करता हूं तो हर व्यक्ति ने एक पक्ष के बारे में सोचा। अंबेडकर का एक अपना पक्ष था, भारत के दक्षिण पंथ का जिसमें सावरकर थे, जिसका एक प्रतिनिधि आप नाथूराम गोडसे को भी मान सकते हैं, उसका अपना एक पक्ष था। उन्होंने एक पक्ष से सोचा। वामपंथ की अगर आप चर्चा करें तो उनका अपना एक पक्ष था, लेकिन एक अकेले व्यक्ति थे महात्मा गांधी, जिन्होंने राष्ट्र के बारे में सोचा। भारतीय जो जनमानस है, भारत का जो आम आदमी है, चाहे वो भारत का आम आदमी सवर्ण हो, चाहे वो भारत का आम आदमी दलित हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे उत्तर भारत का रहने वाला हो, चाहे दक्षिण भारत का रहने वाला हो, चाहे पश्चिमी भारत का रहने वाला हो, चाहे पूर्वी भारत का रहने वाला हो, चाहे हिंदी बोलने वाला हो, चाहे अंग्रेजी बोलने वाला हो, चाहे गुजराती बोलने वाला हो, चाहे तमिल बोलने वाला हो, चाहे नगा भाषा बोलने वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, पहले व्यक्ति थे और अकेले व्यक्ति थे महात्मा गांधी, जिन्होंने एक राष्ट्र पुरुष के रूप में भारत की चिंता की, जिन्होंने किसी भी विचारधारा के नजरिए से नहीं देखा, जिन्होंने सबको एक साथ लेकर के, सबको समेकित करके, सबको एक साथ जोड़ करके, क्योंकि उनका मानना था कि राष्ट्र का जंतर जो उन्होंने दिया था कि जो सबसे गरीब आदमी है, जो सबसे कमजोर आदमी है, जो दीनहीन है, जो हजारों साल की गुलामी में जिसका शोषण हुआ है, अगर उस व्यक्ति के लिए आपने कुछ नहीं किया या आपके द्वारा उठाए गए कदम से उस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं हुआ, तो आपका जो अहम है, आपका जो ये अहम है कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं राष्ट्र का निर्माण कर रहा हूं, मैं देश के लिए काम कर रहा हूं, वो अहम आपके लिए जो है उचित नहीं होगा। और महात्मा गांधी का जो वैचारिक आयाम है, मैंने बहुत बड़ी बड़ी जो है इस पे आप कथन बोल सकते हैं, बहुत दार्शनिक विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की जो वैचारिक यात्रा है, उस वैचारिक यात्रा का सबसे पहला पड़ाव और सबसे अंतिम पड़ाव यही है कि जब तक भारत का जो दरिद्र नारायण है, भारत का जो आम आदमी है, भारत का जो वह व्यक्ति है जो परेशान है, जो पीड़ा में है, हजारों सालों के औपनिवेशिक शासन ने जिसका जीवन नारकीय बना दिया है, अगर उसको आपके द्वारा उठाए गए कदम से फायदा नहीं हो रहा है, तो शायद आपका वो कदम या शायद आपका जो अहम है उचित नहीं है। गांधीवाद की जो आधारशिला है, उस आधारशिला की 6 मुख्य अवधारणाएं हैं। सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सविनय अवज्ञा और स्वदेशी। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगा कि अगर हम इन 6 बिंदुओं पर चर्चा करें, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ब्रह्मचर्य, सविनय अवज्ञा और स्वदेशी, और जो पहले गांधी का जो जंतर है, उस जंतर को प्राप्त करने का जो उपकरण है, जो गांधी जी कहते हैं कि आपके द्वारा जो उठाए गए कदम हैं, उनसे आम आदमी को क्या प्रॉफिट हो रहा है, उस आम आदमी के जीवन में क्या गुणात्मक सुधार हो रहे हैं, और उन गुणात्मक सुधारों को प्राप्त करने के लिए टूल्स या जो उपकरण बताए गांधी जी ने, वो ये 6 उपकरण थे। और इन 6 उपकरणों के आधार पर ही जो है गांधी की जो वैचारिक यात्रा है, जो गांधीवाद जिसको हम कहते हैं, गांधी के विचारों का जो आधारशिला है, वो यही 6 विचार हैं। सत्य का, गांधी जी का जो मानना था कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य। और सत्य कैसा है? सत्य ऐसा है जो सदैव एक सा है,
हर व्यक्ति के अपने अलग अलग सत्य नहीं हो सकते। अगर किसी व्यक्ति के साथ हिंसा करना गलत है, असत्य है, तो वो सभी के लिए असत्य है। गांधी जी ने खुद कहा है कि मैं संत का एक विनम्र शोधक हूं, मैं आत्म साक्षात्कार के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए आतुर हूं। करोड़ों जो गूंगी जनता है, उनके हृदय में जो ईश्वर बसे हुए हैं, उसके अलावा मैं किसी और ईश्वर को नहीं जानता हूं। और जो लोग अपने अंदर के ईश्वर को नहीं पहचानते, मैं उनको पहचानता हूं। इन लाखों करोड़ों लोगों की सेवा के द्वारा मैं सत्य रूपी परमेश्वर की पूजा करता हूं। तो महात्मा गांधी के लिए सत्य ही ईश्वर का स्वरूप था। मतलब सत्य और ईश्वर कुछ अलग अलग नहीं था। महात्मा गांधी का मानना था कि जो ईश्वर है वही सत्य है और जो सत्य है वही ईश्वर है। और सत्य की प्राप्ति करना ही महात्मा गांधी की जो है राजनीतिक विचारधारा का आधार माना जाता है। अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में सत्य का पालन नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको पूर्व में भी कई सारे उदाहरण बताए कि गांधी जी ने अगर कहा कि इस हिंसा करना किसी भी तरह से गलत है, तो गांधी जी ने राजनीति में उसका प्रयोग किया। 1922 में जब लोगों का मानना था कि अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने का एक बिल्कुल सही समय है और आंदोलन को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, तो अंग्रेजी हुकूमत को कमजोर किया जा सकता है। कमजोर करके अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश किया जा सकता है। उस समय भी गांधी जी ने अपने स्वयं के सत्य का, जो आधारभूत सत्य था, जो सार्वभौमिक सत्य था, उसका पालन किया। और पालन करके एक ऐसा आंदोलन जो हिंसक हो चुका था, जो ईश्वर की नजरों में, जो परमपिता परमात्मा की नजरों में गलत था, क्योंकि अपने हितों की प्राप्ति करने के लिए हम किसी दूसरे के हितों का शोषण नहीं कर सकते। महात्मा गांधी का मानना था। तो महात्मा गांधी का सत्य बहुत ही बड़ा था और उस सत्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो है जो बात कही वो ये थी कि सत्य का ही जीवन में प्रयोग करना। तो दूसरी बात इन्होंने कही कि सत्याग्रह। सत्य और साग्रह जो है दोनों संस्कृत भाषा के शब्द हैं और इनका मानना था कि सत्य के लिए आग्रह करना, यानी सत्य के लिए प्रयोग करना ही सत्याग्रह है। और ये सत्याग्रह इसलिए नहीं है कि विरोधी को कष्ट दे करके, किसी को हानि पहुंचा करके, किसी को पीड़ा दे करके, किसी को दुख पहुंचा करके, किसी के जीवन को नारकीय बना करके जो है हम अपने सत्य की प्राप्ति करें। सत्य जो है महात्मा गांधी की नजरों में कोई प्रतिकार करने का विषय नहीं था, एक विशेष प्रकार की जीवन पद्धति थी। और ये सत्याग्रह था कि किसी को कष्ट दिए बगैर, स्वयं कष्ट को सह करके, स्वयं के लिए कष्ट उत्पन्न करके अगर आप किसी को अपने पक्ष में कर लेते हैं, तो यह जो है महात्मा गांधी की विचारधारा का मुख्य आधारशिला। और इस बात को मैंने पहले ही बताया आपको, पूरे भारतीय 1915 से लेकर के 1948 तक अपना जो उनका जीवन काल रहा है, उस जीवन काल में उन्होंने जो है इस बात को न केवल लोगों को वैचारिक आधार पर बताया, बल्कि इसको जिया भी। और इस जीवन को जीने में मैंने आपको बताया कि उनको कई सारे विरोधों का सामना करना पड़ा। पूना पैक्ट के माध्यम के विषय पर उनका महात्मा गांधी जी का अम्बेडकर जी से विरोध हुआ। भारत का जो हिंदूवादी विचार था, उसने तो महात्मा गांधी की एक प्रकार से हत्या ही कर दी। तो महात्मा गांधी की, मैंने पहले ही बताया था कि महात्मा गांधी का जो वैचारिक आधार था, जो वैचारिक यात्रा थी, वो यात्रा स्वयं को कष्ट दे करके दूसरों को अपने प्रति संभाव पैदा करना, दूसरे में अपने प्रति सहानुभूति उत्पन्न करना, दूसरे को अपने लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करना ही महात्मा गांधी का विशिष्ट प्रकार का जो है उपकरण है या हथियार है, जिसको हम सत्याग्रह की संज्ञा देते हैं। अहिंसा का सामान्य अर्थ है कि हिंसा का बिल्कुल न करना, किसी प्राणी को तन मन वचन कर्म से किसी प्रकार से जो है नुकसान न पहुंचाना, मन में भी किसी के प्रति जो है कटुवाणी या उसके बारे में उसका अशुभ न सोचना। और वाकई में महात्मा गांधी ने इस बात को, अहिंसा को सत्य के पालन करने के लिए, सत्य की प्राप्ति करने के लिए एक साधन माना और उन्होंने इस बात को जीवन जिया। उन्होंने माना प्रेम से, त्याग से अहिंसा मरने की कला सिखाती है, मारने की कला नहीं सिखाती है। महात्मा गांधी का ये मानना था और उन्होंने अपने निजी जीवन में भी इसको
माना। इस विषय को या इस विचार को एक मैंने घटना इस पर चर्चा करना चाहूंगा कि एक बार एक महिला महात्मा गांधी जी के पास आई और उसने कहा कि महात्मा, मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है। महात्मा ने कहा कैसा करिए, आप 1 सप्ताह बाद आइए। और उसने कहा कि आपको बहुत मानता है, अगर आप मना करेंगे तो मेरा बेटा गुड़ खाना बंद कर देगा। महात्मा ने कहा कि आप ऐसा करिए कि आप 1 सप्ताह बाद आइए। और जब 1 सप्ताह बाद वो महिला आई तो महात्मा ने उस बच्चे को बुलाया और कहा कि बेटा, गुड़ खाना अच्छा नहीं है, आपको नुकसान करेगा, और मना किया। कहने का मतलब ये था। तो महिला से रहा नहीं गया कि उन्होंने कहा कि महात्मा जी, आप बात तो 1 सप्ताह पहले भी कह सकते थे। तो महात्मा जी ने कहा कि नहीं, उस समय मैं भी गुड़ खाता था, और जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जब तक हम खुद उस क्रिया का, उस बात का पालन नहीं करते हैं, हमको पर उपदेश कुशल बहुतेरे, हमको दूसरे को उपदेश नहीं देना चाहिए। तो महात्मा गांधी का जो उपकरण है, महात्मा गांधी के जीवन का जो दर्शन है, वो अहिंसा है। अहिंसा मन, वचन और कर्म तीनों से अहिंसा है। और महात्मा गांधी के जो ब्रह्मचर्य वाले जो प्रयोग हैं, उनको अहिंसा से ही जोड़ा जा सकता है। इस पे बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप गांधी जी को, महात्मा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो फिर शायद आपको उसमें जो श्लीलता या अश्लीलता दिखाई पड़ती है, आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। सर्वोदय यानी सभी का उत्थान, मैंने पहले ही कहा कि महात्मा गांधी जी ने जंतर दिया था, तो वो कहते थे कि जो समाज की जो सबसे पिछली पंक्ति का व्यक्ति है, उस पिछली पंक्ति के व्यक्ति का जो है कल्याण होना चाहिए। और पश्चिम के पूंजीवाद का जो उन्होंने अपना खुद का, मैं भी आगे चर्चा करूंगा, उसका जो उसके विरुद्ध एक टूल निकाला, एक उपकरण निकाला, जो उन्होंने साधन निकाला, वो साधन था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। तो सर्वोदय की अवधारणा मैंने पहले ही बता दी। तो महात्मा गांधी जी का जो है सर्वोदय का मतलब ये था कि समाज के, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जिसमें वर्ग ना हो, जाति ना हो, शोषण ना हो, प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपना सर्वांगीण विकास करने का अवसर प्राप्त हो। और मैं जब भी पूरे भारतीय इतिहास को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जो ना हिंदू के लिए जिए, ना मुसलमान के लिए जिए, ना उच्च वर्ण के लिए जिए, ना निम्न वर्ण के लिए जिए। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है भारत में सर्वोदय की बात कही, और सर्वोदय में उनका नियंत्रण और संतुलन की बात उन्होंने कही। उन्होंने अपना सभी को एक साथ लेकर चलने की बात कही। जो भारतीय राष्ट्र की जो अवधारणा है, विविधता में एकता की जो हम बात करते हैं, वो पूरी की पूरी अवधारणा हमको जो है महात्मा गांधी से या महात्मा गांधी के जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। स्वराज की बात, जब हम स्वायत्त ग्राम पंचायतों की बात करते हैं, खुद के शासन की बात करते हैं, तो ये बात भी महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से निकल करके आती है। जैसा आप पढ़ रहे हैं कि जो है स्वराज का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी सत्ता से या विदेशी शासन के साथ से मुक्त हो जाना, बल्कि एक आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा जो उन्होंने कही। और वो आत्मनिर्भर भारत, उनका जो ग्राम स्वराज की अवधारणा है, जो ग्राम पंचायतों के उन्नयन की जो बात करते हैं महात्मा गांधी, विकेंद्रीकरण की जो बात करते हैं, भारत का जो आर्थिक विकास है सूक्ष्म लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से करने की बात करते हैं। बाद में आजादी के बाद उनकी बात को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन अगर वर्तमान में हम कोविड 2 साल का कोविड का दौर देखें तो हमारे लघु और सूक्ष्म उद्योगों ने ही, छोटे छोटे दुकानदारों ने ही पूरे लोगों के जीवन को बचा करके रखा। तो आज मुझे लगता है, आज हमें लगता है कि महात्मा गांधी की जो अवधारणाएं थी, अगर उनको बैलेंस दृष्टिकोण के साथ, संतुलित दृष्टिकोण के साथ अगर भारत सरकार ने लागू किया होता और कुछ हद तक करने का प्रयास किया है तो बेहतर स्थिति और होती। ट्रस्टीशिप की बात मैंने बताई कि जो है समाजवाद और पूंजीवाद के बीच महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते हैं। और ट्रस्टीशिप का उनका सिद्धांत ये था कि पूंजीपति को पूंजी का मालिक नहीं होना चाहिए। पूंजीपति को या समाजवादी सरकार को
संसाधनों का मालिक नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको जो है एक ट्रस्टी की तरह काम करना चाहिए। और ऐसे ट्रस्टी, ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग जिनका उद्देश्य जो है समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण करना। तो पूंजीवाद और समाजवाद का जो कंट्राडिक्शन था, आज भी चल रहा है, उस कंट्राडिक्शन के बीच महात्मा गांधी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, अगर उसका पालन किया गया होता तो शायद भारतीय राज्य या भारतीय राष्ट्र की स्थिति और बेहतर होती। मैंने पहले कहा था कि आपसे जो गांधी जी के विचार हैं, गांधी जी की जो प्रासंगिकता है, गांधी जी की जो बातें हैं, अतिवादी लग सकती होंगी, लेकिन आज भी भारतीय जनमानस में जब हम अपने आसपास देखते हैं, कोविड के दौर में हमने देखा कि गांधी जी की कही एक बात सच हुई, ट्रस्टीशिप की बात सच हुई, सत्य अहिंसा की बात सच हुई। और वर्तमान में जो हमारा विश्व जिस मोड़ पर खड़ा हुआ है, हम न्यूक्लियर वार के मुहाने पर खड़े हुए हैं, हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के मुहाने पर खड़े हुए हैं, हम आर्थिक उपनिवेशवाद के दौर में जी रहे हैं। और इन तमाम चीजों के बीच अगर गांधी जी के सिद्धांतों को पालन किया जाता है, गांधी जी के सिद्धांतों का अंश मात्र भी अगर स्वीकार किया जाता है, तो राष्ट्र की और विश्व की तमाम समस्याओं का हल किया जा सकता है। तमाम समस्याओं, प्रकृति के साथ जो तादात्म्य जो स्थापित करने की बात महात्मा गांधी करते हैं, पूंजीवाद के स्थान पर ट्रस्टीशिप की जो बात करते हैं, सत्य और अहिंसा की जो बात करते हैं महात्मा गांधी, सविनय अवज्ञा की जो बात करते हैं, तो महात्मा गांधी स्वयं को कष्ट देकर के दूसरों को जो है सुख देने की बात जो महात्मा गांधी करते हैं। हो सकता है कि ये बातें बड़ी हाइपोथेटिकल लगती हैं, लेकिन आज तमाम चर्चाओं के बीच किस तरह से व्हाट्सएप विश्वविद्यालय और फेसबुक विश्वविद्यालय से चीजें निकल करके आ रही हैं, उन तमाम चीजों के बीच महात्मा गांधी का दर्शन, महात्मा गांधी का जो चिंतन, महात्मा गांधी का जो विचार है, उसको भारत के लोग स्वीकार करते रहे हैं, करते रहेंगे। और गांधीवाद या गांधी जी का वैचारिक आधार हमेशा भारत के लोगों में, जब तक भारतीय राष्ट्र है और विश्व पटल पर भी जो है सदैव जीवित रहेगा।